मैं बच्चों को मार्गदर्शन 23 साल से दे रहा हूँ। 23 साल का अनुभव मेरे पास है और अब मैं यह अनुभव YouTube के माध्यम से तमाम बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और भारत के उन तमाम राज्य जहां के छात्र मुझे हिंदी में समझ सकते हैं, उनके लिए मैंने मार्गदर्शन देने हेतु आईएएस गुरु तोमर सर की स्थापना की है। तो चलिए दोस्तों, जरा शुरुआत करते हैं। 163 आर्टिकल में पहले हेडिंग को बढ़िया से पढ़िए कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। नमस्कार दोस्तों, आईएएस गुरु तोमर सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईएएस गुरु तोमर सर के स्थापना का मूल उद्देश्य यह है कि हिंदी माध्यम के बच्चों को ऑथेंटिक और उच्च गुणवत्तापूर्ण मटेरियल या मेरे लेक्चर्स उपलब्ध कराए जाएं, जिससे कि हिंदी माध्यम का छात्र जो है वह आईएएस के परीक्षा में खुद को अकेला नहीं महसूस करे। आज उसी कड़ी में दोस्तों, आज मैं भारतीय संविधान के एक टॉपिक को लेकर आया हूं, राज्यपाल मंत्री परिषद संबंध। यह जो है इस मामले में करंट है कि तमिलनाडु के विशेष संदर्भ में कि हम सभी जानते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले ही तमिलनाडु के राज्यपाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सलाह के बिना तमिलनाडु के एक ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर दिए जिनके ऊपर सीबीआई की जांच चल रही थी और वे बिना विभाग के मंत्री थे। दोस्तों, यहाँ समझाने का मूल उद्देश्य परीक्षा के प्रश्न का है, इसीलिए किसी का नाम लेकर के बताना उचित नहीं होगा, अपने को संविधान समझना है। तो आज हम लोग उस तमिलनाडु प्रकरण के संदर्भ में समझेंगे कि आखिर राज्यपाल और मंत्री परिषद के संबंधों पर हमारा संविधान क्या कहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखें राज्यपाल और मंत्री परिषद की सहायता में। मंत्री परिषद हेडिंग है संविधान में और आर्टिकल 163 और 164 में इसका उल्लेख है। आज मैं आपके सामने इस आर्टिकल में जो ओरिजिनल संविधान में लिखा हुआ है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको पता चले कि अपने जब ऊपर पढ़ लेते हैं और संविधान में जो मूल बात लिखा हुआ है दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों, बताने के पहले मैं ये बता दूं आपको कि मेरा नाम रजनीश सिंह तोमर है। 23 वर्षों से मैं हिंदी माध्यम के छात्रों को आईएएस में, चाहे वह जनरल स्टडीज 1 का पेपर हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, कोई भी पेपर, मैं बच्चों को मार्गदर्शन 23 साल से दे रहा हूं। 23 साल का अनुभव मेरे पास है और अब मैं यह अनुभव YouTube के माध्यम से तमाम बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और भारत के उन तमाम राज्य जहाँ के छात्र मुझे हिंदी में समझ सकते हैं, उनके लिए मैंने मार्गदर्शन देने हेतु आईएएस गुरु तोमर सर की स्थापना की है। तो चलिए दोस्तों, जरा आप शुरुआत करते हैं। 163 आर्टिकल में पहले हेडिंग को बढ़िया से पढ़िए कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये इस हेडिंग के अंदर जो भी आर्टिकल है 163 में, वो हमको इस ओर इशारा करता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्री परिषद है उसका सलाह राज्यपाल के ऊपर कितना प्रभावी होगा और कितना प्रभावी नहीं होगा। सबसे पहले दोस्तों 163 के 1 को पढ़िए। अपने केवल डायरेक्ट पढ़ लेते हैं कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, नहीं, पहले पूरा आर्टिकल पढ़िए। जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे,
मतलब अगर संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि राज्यपाल अपने कार्यों को विवेकानुसार करे, तो वहां आर्टिकल 163(1) लागू नहीं होगा। कहता है करे उन बातों को छोड़कर, यानी जहां संविधान में राज्यपाल की विवेकी शक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। यानी कि संविधान में जहां जहां लिख दिया गया है कि राज्यपाल के पास ये विवेकी शक्तियां हैं, तो उन विवेकी शक्तियों को छोड़कर बाकी अगर राज्यपाल कोई काम करना चाहता है तो राज्यपाल एक मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करेगा, जिसका प्रधान एक मुख्यमंत्री होगा। कहीं नहीं समझना है कि मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल काम करेगा। हाँ, नियुक्ति कैसे करेगा वो हम लोग आगे देखें। अब आइए आर्टिकल 163 का 2 क्या कहता है। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, मतलब अगर कोई जगह कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है संविधान के किसी कार्य में राज्यपाल के, कि राज्यपाल को इस विषय पर काम करने के लिए विवेकी शक्ति है या नहीं है, तो वह और वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। मतलब जहां क्लियर कट लिखा हुआ है कि राज्यपाल विवेकी शक्तियों के आधार पर काम करेगा, वहां तो राज्यपाल अपनी विवेकी शक्तियों पर ही काम करेगा। जहां नहीं लिखा हुआ है वहां राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करेगा। लेकिन अगर कहीं राज्यपाल का कोई एक ऐसा काम ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे कि यह काम राज्यपाल की विवेकी शक्ति के अंदर आता है या राज्यपाल के मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करने में आता है, अगर ये कन्फ्यूजन हो और तब यदि राज्यपाल जो है विवेकी शक्ति के अनुसार काम कर दे, तो उसके द्वारा किया गया काम ही अंतिम होगा। मतलब अभी हम पढ़ेंगे तब वहां इस लाइन को दोबारा कोट करके बताएंगे। और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे विवेकानुसार कार्य करना चाहिए कि नहीं। मतलब कि इस आर्टिकल को 3 भाग में समझिए। पहले समझिए कि अगर कहीं संविधान में लिखा है कि राज्यपाल को इन इन विषयों पर काम करने में विवेकी शक्ति है, तो राज्यपाल फ्री हैंड करेगा। अगर कहीं लिखा है कि नहीं, ये काम राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सलाह पर करना है, तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद पे करेगा। लेकिन अगर कहीं संविधान में इस बात के लिए कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाए कि राज्यपाल ने जो ये काम किया था, जैसे मान लीजिए कि मंत्री को हटा दिया, अगर ये बात नहीं लिखा हो कि ये विवेकी शक्ति में है या मंत्रिपरिषद के सलाह में, तो अगर ये ऐसा हो जाए कि राज्यपाल का वह काम विवेकी शक्ति के अंदर था या मंत्रिपरिषद के सलाह पर था, अगर ये कन्फ्यूजन हो जाए और राज्यपाल अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग कर दे, तो वही अंतिम होगा। और अगर बाद में कोर्ट कह दे कि नहीं नहीं, शायद ये जो है मंत्रिपरिषद के सलाह वाला था, तब भी राज्यपाल के द्वारा उठाए गए उस कदम को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब राज्यपाल आगे से ये कदम नहीं उठाएगा, ये कहता है। कितना क्लियरिटी चाहिए पीटी के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। अब आइए तीसरा 163 का कहता है, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या। मतलब आप और हम, एक राज्य का मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर के जो राज्यपाल को दिया, वो दिया कि नहीं दिया, इन चीज़ों पर जांच नहीं होगी।
और अगर उसने सलाह दी तो क्या दिया, ये भी किसी कोर्ट में आप नहीं पूछ सकते हैं। ये था आपका 163। दोस्तों, इसी गुणवत्ता के साथ, इसी गुणवत्ता को लेकर के आईएएस गुरु तोमर सर के द्वारा, यानी रजनीश सिंह तोमर के द्वारा, हिंदी माध्यम के लड़के अंग्रेजी माध्यम के लड़के के साथ बराबर का फाइट कर सकें, कॉलेज के साथ साथ तैयारी करने का सुनहरा अवसर। आप पूरे भारत में कहीं भी किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी करना हो तो ऑथेंटिक बुक्स कोर्स, यानी इसमें किसी गाइड के लिए इस कोर्स में कोई जगह नहीं है। और मैं 5 तारीख को इसका खुलासा करूंगा कि वह ऑथेंटिक बुक्स कौन सा होगा जिससे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ऑथेंटिक बुक्स कोर्स 1000 घंटे का लेकर तोमर सर आ रहे हैं 10 जुलाई 2023 से, और मैं 5 जून को आऊंगा इसी यूट्यूब पर और फीस का खुलासा करूंगा। लेकिन आज ही मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आपको इतनी गुणवत्ता वाली क्लास इतने कम फीस में नहीं मिलेगा। जब मैं घोषणा करूंगा तो शायद आप एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि ये तोमर सर कह रहे हैं या सपना हम देख रहे हैं। ये होगा भारत का अब तक का न्यूनतम फीस। क्यों? क्योंकि मेरा नारा है कि अब हर गरीब का बच्चा बनेगा आईएएस, केवल वो पढ़ने वाला होना चाहिए। फीस की घोषणा 5 जुलाई 2023 को की जाएगी। भारत के सुदूरवर्ती क्षेत्र में कोई भी छात्र कहीं भी रह रहा है वो हमारे इस ऑनलाइन कोर्स का लाभ उठा सकता है। अगर आपके मन में कोई भी शंका हो तो आप इस फोन पर 9427253077 पर कॉल करके आप अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। और आपको गुणवत्ता क्या मिलेगा वो आप अभी देख रहे हैं। मैं ऐसे ही संविधान ओरिजिनल आर्टिकल आपको पढ़ के समझाऊंगा कि ये कहता क्या है। आइए दोस्तों, अब जरा जाने 164 क्या कहता है। 63 तो आपको क्लियर हो गया। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, देखिए कितना बढ़िया है। 63 कहता है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और अब कहता है मंत्रियों के बारे में और क्या क्या उपबंध है वो जानिए। 164 का मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मतलब इस वक्त राज्यपाल के पास विवेकी शक्ति है, लेकिन इस विवेकी शक्ति में एक बंदिश ये है राज्यपाल को कि बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनाना है। अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है जरा सा भी कि इसके पास संख्या तो है, ये बड़ा दल है या बड़ा गठबंधन है, लेकिन इसके पास बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री बना के एक तुरंत एक छोटा सा समय अंतराल के अंदर 7 दिन पे, 5 दिन पे, 4 दिन पे कहेगा कि आप पहले विधानसभा में बहुमत तय करके बताइए। इसको ध्यान में रखना है। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए राज्यपाल विवेकी शक्ति का ही प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करेगा। दोस्तों देखिए यहां क्लियर कट लिखा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय केवल राज्यपाल को इतना ही देखना है कि इस व्यक्ति के पीछे उस विधानसभा का बहुमत खड़ा है। अगर मान लीजिए बिहार में 243 सीट है तो केवल जो है राज्यपाल को यही देखना है कि 243 का आधा 122 और 123 आदमी नीतीश कुमार के पीछे खड़ा है या नहीं, और मुख्यमंत्री के रूप में वो नियुक्त कर देगा। जैसे ही आप मुख्यमंत्री को नियुक्त कर दिए तो अब मंत्री को नियुक्त करते समय, मंत्रियों को नियुक्त करते समय यह ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री जिसको कहेगा उसी को मंत्री नियुक्त किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के सलाह पर होगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। दोस्तों, यहीं पर मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, लेकिन यहां यह नहीं लिखा है कि वह प्रसाद मंत्री परिषद के सलाह पर होगा, मुख्यमंत्री के सलाह पर होगा। यहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इसलिए तमिलनाडु में जो हुआ वहां मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां 163(2) भी लगेगा, क्योंकि यहां ये क्लियर नहीं है कि राज्यपाल मंत्री को जो प्रसाद देगा उसमें मुख्यमंत्री का सलाह जरूरी है कि नहीं, जबकि ऊपर नियुक्ति के समय क्लियर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री को उसके सलाह पे नियुक्त करेगा। तो अगर राज्यपाल यहां मेरे विचार से मुख्यमंत्री के सलाह के बिना यदि नियुक्त कर दिया है तो आर्टिकल 163(2) के तहत अगर यहां एक्सप्लेनेशन की है आवश्यकता तो राज्यपाल के द्वारा लिया गया विनिश्चय अंतिम होगा। और अगर कोर्ट मान लीजिए कह भी दे कि नहीं आगे से ऐसा नहीं करना है, तब भी राज्यपाल जो कदम उठाया था वो सही माना जाएगा। तो याद रखना है, मंत्री बनाते समय मुख्यमंत्री का सलाह चाहिए, लेकिन राज्यपाल का प्रसाद पाते समय मुख्यमंत्री का सलाह मिले ये जरूरी नहीं है। 164 का 1 कहता है। देखिए उससे आगे क्लियरिटी है, परंतु छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का भार साधक एक मंत्री होगा, जो साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण या किसी अन्य कार्य का भी भार साधक हो सकेगा। मतलब कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य में ट्राइबल कल्याण के लिए एक मिनिस्टर होगा, जो ट्राइबल मिनिस्टर के साथ साथ एससी और ओबीसी के कल्याण के लिए भी वो काम करेगा। ये कहता है यहां पर। अब आइए 164 का 1 कैपिटल ए क्या कहता है। किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब ये कि अगर बिहार में 243 एमएलए हैं तो वहां पर 243 का 15% यानी 24 और 12 36 के आसपास मिनिस्टर होंगे। 243 को 10 से गुना करिए 24.3 होता है, उसका आधा करिए तो 12.14, तो 24 और 12 मिलके 36। तो अगर बिहार के देखें तो बिहार में 164(1) के अनुसार मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री के साथ 36 मंत्री हो सकते हैं। देखिए कितना क्लियरिटी है। परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। अब मान लीजिए एक राज्य ऐसा हो जहां विधानसभा में 90 लोग हों, तो वहां अगर आप 15% वाला बात लागू कर देंगे तो वहां पर तो क्या होगा, 15×35 से 13.5। एक मिनट, अगर कहीं 60 ही हो सीट, अब वहां अगर आप 15 का लागू कर देंगे 15% का नियम, तो यहां 9 ही मिनिस्टर होगा। तो नहीं, मिनिमम 12 तो होंगे ही, 12 से कम नहीं हो सकते हैं। जहां 12 से ज्यादा होगा वहां 15% वाला नियम लगेगा। इसका मतलब कि गोवा में, अब सोचिए कि कैसे सरकार बचा सकता है आदमी। सीट है 40, 21 लोगों वाले के द्वारा सरकार बनाया जाएगा, एक विधानसभा अध्यक्ष हो जाएगा और 20 में से 12 लोग को मंत्री बना करके आप अपने साथ जोड़ के रख सकते हैं, क्योंकि 12 से कम नहीं हो सकता है। कारण कि भाई गोवा राज्य भले छोटा है, काम थोड़े कम हो जाएगा। तो उस केस में तो गोवा में 15 का नियम लागू कर देंगे तो 6 ही मिनिस्टर होगा, तो कैसे काम होगा।
इसीलिए आर्टिकल 164 का 1A कहता है कि 15% का नियम लगेगा, लेकिन वहीं लगेगा जहां वो 15% 12 की संख्या को पार कर जाए। अब आइए अगला क्या कहता है। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार सब बच्चों को समझाता हूं, गाइड बिल्कुल मत पढ़िए, ओरिजिनल संविधान को पढ़िए, आर्टिकल वाइज पढ़िए, सब कुछ क्लियर होता है। और मैं यही करने जा रहा हूं हिंदी माध्यम के लड़कों के अंदर। ये क्रांति कोई फालतू गप यूट्यूब में नहीं, शॉर्ट्स गलत सलत बना करके लड़कों को डाइवर्ट करने का जरूरत नहीं, पढ़ना है और हिंदी माध्यम के लड़के का रिजल्ट जो है आगे लाना है। आइए यहां फिर लगाया परंतु यह और कि जहां संविधान 91वां संशोधन अधिनियम के प्रारंभ पर मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या यथास्थिति उक्त 15% या पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक है। क्या कह रहा है सो सुनिए। यह हो सकता है कि संविधान का 91वां संशोधन जो 2003 हुआ, उस दिन किसी राज्य में, मान लीजिए अपने बिहार में ही यदि ऐसी स्थिति हो कि 243 सीट में 60 लोगों को मिनिस्टर बना के रखा गया हो, प्रारंभ पर मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 15% से ज्यादा हो, तो क्या करना है, वहां राष्ट्रपति जब लोक सूचना जारी करेगा, इस कानून के पारित होने के बाद राष्ट्रपति एक डेट देगा कि यह कानून, मान लीजिए कि अगर ये 2003 में अगस्त में पारित हुआ, तो राष्ट्रपति कहेंगे कि ये कानून देश में 10 अक्टूबर से लागू हो रहा है। अब 10 अक्टूबर को बिहार में 60 मान लीजिए 2003 में मंत्री हो, तो 10 अक्टूबर से 6 माह के भीतर वहां से बाकी मंत्रियों का इस्तीफा लेकर के और बिहार के हिसाब से 36 करना होगा। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 164 को समझना है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखा है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद। मान लीजिए इस कायदा के, इस कानून के लागू होने के बाद अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री कहे कि नहीं, मैं सलाह नहीं दूंगा राज्यपाल को कि 60 मिनिस्टर में से घटा के 36 कर दे, तो उस राज्य का राज्यपाल, अगर राष्ट्रपति का लोक अधिसूचना जारी हो गया तो उसके 6 महीने के बाद बिना मुख्यमंत्री से पूछे बाकी मंत्रियों को निकाल देगा और कहेगा 36 से ज्यादा हम नहीं रहने देंगे। इसलिए लिखा गया है कि हटाते इसमें मुख्यमंत्री से सलाह नहीं लेना है। इन चीजों को समझना है दोस्तों। अब आइए फर्स्ट का बी, किसी राजनीतिक दल का, किसी राज्य की विधानसभा का या किसी राज्य के अधीन विधानमंडल के किसी सदन का जिसमें विधान परिषद है, कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने से निर्हरित है। क्लिष्ट है दोस्तों, परेशान नहीं होना है। कहता है एक ऐसा राज्य जहां एक पॉलिटिकल पार्टी का एक एमएलए, या तो अगर वहां एक ही हाउस है तो विधानसभा का मेंबर है, अगर 2 है तो विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक का मेंबर है, दल बदल के अनुसार 10वीं अनुसूची के दल बदल कानून के अंतर्गत अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया किसी कारण से, तो क्या होगा। कहता है अपनी निर्हरता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी, और जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व यथास्थिति किसी राज्य की विधानसभा के लिए या विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के लिए निर्वाचन में लड़ता है। अब समझा देते हैं। मान लीजिए कि बिहार में 10 अक्टूबर को 2022 को एक व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो गया 10वीं अनुसूची के अंतर्गत, और बिहार विधानसभा का अगला चुनाव 2025 में होना है।
यही कह रहा है। तो एक आदमी 2022 में डिस्क्वालीफाई अगर हो गया और वो विधानसभा 2020 में गठित हुई थी चुनाव होने पर, तो अगला चुनाव अगर 25 में होगा तो इस बीच में तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया। अब वो 2025 में चुनाव लड़ेगा, लेकिन अगर उसको मुख्यमंत्री इसी बीच में मंत्री बना दे तो डिस्क्वालीफाई है तो है, हम मिनिस्टर बना दें तो कहता है नहीं, ये सब नहीं होगा। उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनसे जो भी पूर्ववर्ती हो खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए निर्धारित होगा। मतलब एक आदमी कितना बेहतरीन समझाया है। यही कह रहे हैं कि आप अगर जब आर्टिकल के थ्रू यानी आईएएस गुरु तोमर सर के थ्रू तैयारी करिएगा तो आप मेरिट लेके 120 चले जाइएगा 200 में। अगर अच्छा शॉर्ट्स बनाने वाला का देख करके प्रेम क्या है, और क्या मतलब है हमको प्रेम क्या है उससे, लड़का और लड़की मिलता है तो क्या होता है, क्या जरूरत है हमको क्या जाने क्या होता है, हम पास करेंगे अपने, हमारा शादी बढ़िया घर में हो जाएगा, ये मिल के जुल के क्या होगा। तो ये सब चीज़ वो बोल करके बच्चों को जो भरमाया गया, इसलिए हिंदी माध्यम का रिजल्ट खराब हुआ है। और दोस्तों, हम लोग पुराने लोग पहले तमाशा देखे, नहीं कहते थे कि सिनेमा में लोग कहता था पहले उसको खेल लेने दो बाद में हम खेलेंगे। अब हम लोग खेलने निकले हैं। जरा समझिए क्या कहता है। चलिए 2020 में मान लीजिए कि 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और बिहार विधानसभा में 2025 तक के लिए जो है मान लीजिए कि 4 अप्रैल को चुनाव हुआ, तो ये विधानसभा 3 अप्रैल तक रहेगी। एक ऐसा व्यक्ति था जो 2022 में 10 दिसंबर को डिस्क्वालीफाई हो गया, तो अब तो वो ये पूरे कार्यकाल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया। अब वो नया चुनाव लड़ेगा तभी आएगा, ये अगला विधानसभा में, ये 2025 से 2030 वाला में। लेकिन यहाँ ही 3 बरस क्या करेगा। तो अगर इस 3 साल के दौरान उसको मुख्यमंत्री मंत्री बनाना चाहे तो नहीं बना सकता है। अब अगला चुनाव जब वो जीत कर आएगा तभी वह फिर से मिनिस्टर हो सकता है, ये कहता है। जरा सोचिएगा, अगर ये प्रश्न आ जाए तो कितने बच्चे सही कर पाएंगे। अब आइए दोस्तों, 164 का 2 क्या कहता है। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ये तो सबसे इजी है। 3 क्या कहता है, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मतलब एक मंत्री जो शपथ लेता है उसका प्रारूप कहाँ है, संविधान के 3रे अनुसूची में बनाया गया है। उस फॉर्मेट पर जो है वो शपथ लेगा, अपने मन से नहीं लेगा। 4 क्या कहता है, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। जरा समझिएगा, मान लीजिए कि आज अगर हमसे खुश होकर के नीतीश कुमार जी कहें कि 1 जुलाई 2023 को आपको हम मंत्री बना देते हैं बिहार में। हालांकि ऐसा कुछ मेरा मोटिव नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। और हम बिहार विधानसभा का मेंबर ही नहीं है, ना हम एमएलए हैं ना हम एमएलसी हैं। मान लीजिए हम चुनाव लड़के अभी जीतने की भी स्थिति में नहीं है, तो 1 7 से 6 महीना गिनिएगा, 8 9 10 11 12। इसका मतलब ये हुआ कि 31/1/2024 के बाद, यानी इतने ही देर तक हम बिना एमएलए और एमएलए और एमएलसी हुए मिनिस्टर हो सकते हैं। इस समय के बाद हम फिर मंत्री नहीं बन सकते। अब यहाँ एगो और पेंच है। ठीक है, चलिए हम चुनाव नहीं लड़ पाए, 1 जुलाई से हम 31/1 तक मिनिस्टर रह सकते हैं।
हम 30/1/2024 को इस्तीफा दे देते हैं। अब 5/2 को नीतीश कुमार जी हमको फिर से मिनिस्टर बना देते हैं, तब फिर हम अगला 6 महीना में 2 दिन पहले इस्तीफा दे देते हैं और नीतीश कुमार जी फिर हमको बना देते हैं। तब बाबू, ये आम का पेड़ नहीं है कि टिकोला तोड़ने के लिए एगो पत्थर मारो, खा लो, अब फिर अगला दिन दूसरा पत्थर मारो। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, एक बार जब आप एक विधानसभा में, इस बार अगर हम ये वाला 6 महीना बिता लिए और चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं और नहीं जीत पा रहे हैं, तो अब 25 में जो दोबारा चुनाव होगा, उसके बाद जो नई विधानसभा बनेगी, उसमें हम मंत्री बन सकते हैं। अब दोबारा नीतीश जी हमको हाथ जोड़ लेंगे कि भाई कैसा आदमी है आप, चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, हम आपको कहाँ से मिनिस्टर बना देंगे। ये कहता है। मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक उस राज्य का विधानमंडल इस प्रकार अवधारित नहीं करता है, तब तक वह ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में भी निर्दिष्ट हैं। कभी मत बोलिएगा अगर क्वेश्चन पूछे कि दूसरी अनुसूची में मंत्री का वेतन भत्ता है। मंत्रियों के वेतन भत्ते के लिए उस राज्य के विधानमंडल में कानून बनाना पड़ता है। अभी अगर 50,000 तनख्वाह है और उसको अगर 60,000 करना है, तो पहले बिल लेके आना पड़ेगा। और विधानसभा, जहां एक हाउस है, अगर विधानसभा 50% + 1 साधारण बहुमत से पास कर दे, तब उनका तनख्वाह बढ़ेगा। और कहीं 2 हाउस है तो दोनों में पास करेंगे, तब तनख्वाह बढ़ेगा। और जब तक ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तब दूसरी अनुसूची में जो लिखा हुआ था, अगर कायदा नहीं, अगर विधि नहीं बनाती है विधानसभा, तो उस दूसरी अनुसूची में जो लिखा हुआ है वही पगार मिलेगा, वही तनख्वाह मिलेगा। अब आइए क्या कहता है अगला। अब दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आईएएस की तैयारी का अगर कोई बेस है तो वो है एनसीईआरटी। और अगर कोई लड़का 12वीं कक्षा पास करके कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाता है, तो वहाँ से तो मेरे पास बेस्ट प्लान है कि वो पहले 1 साल हमारे साथ रह के एनसीईआरटी का कोर्स करे। तो वैसे बच्चे जो एनसीईआरटी का कोर्स ऐसे भी करना चाहते हैं उनके लिए, और 12वां के बाद कॉलेज के साथ साथ यदि आप एनसीईआरटी कोर्स आईएएस के लिए करना चाहते हैं, यूपीएससी के लिए, तो 1000 घंटे की वह क्लास मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए। ये नया ऑनलाइन बैच 10 जुलाई से शुरू होगा, और इस एनसीईआरटी कोर्स का भी भारत में अब तक का वह सबसे न्यूनतम फीस होगा, क्योंकि नारा है मेरा, अब हर गरीब का बच्चा बनेगा आईएएस। और इसकी दोनों की घोषणा मैं 5 जुलाई को करूंगा। इसलिए आप आईएएस गुरु तोबर सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी अपने हिसाब से करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सुनहरा अवसर मिल सके। और हम तो ये भी कहेंगे कि वो जो बटनमा होता है दबा दीजिएगा, तब हम कोई जो क्या होगा, कोई ले करके आएंगे तो आपको मोबाइल में बोलेगा टन, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब तो अमर सर जो है आ रहे हैं, तो उबला को बटन मो दबा दीजिएगा। तो दोस्तों ये कोर्स, और अगर आप 1000 घंटे का ऑथेंटिक बुक्स का कोर्स करना चाहते हैं, जो जिसकी दोनों की धमाकेदार घोषणा 5 जुलाई को मैं करूंगा, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो 9427253077 पर संपर्क करिए। और भारत में काहेल 1 लाख रुपया दे करके पीटी फेल होइएगा, एकदम न्यूनतम फीस। चलिए आपको एक बाउंड्री भी पता चल जाएगा, काहेल 20,000 रुपया दे पीटी फेल करिएगा। और अंतिम बूझो तो जाने, काहेल 11,000 रुपया दे करके पीटी फेल होइएगा। अब नहीं तो न्यूनतम से न्यूनतम फीस आपको जो है प्रीलिम्स का मिलेगा 1000 घंटे का कोर्स। और उसी तरह एनसीईआरटी, काहेल 15,000 रुपया एक एनसीईआरटी के लिए दीजिएगा, काहे के लिए एनसीईआरटी के लिए 11,000 रुपया दीजिएगा, काहे के लिए एनसीईआरटी के लिए 10,000 दीजिएगा,
अब 5 तारीख को घोषणा करेंगे कि एकदम न्यूनतम फीस में आपके लिए जो है एनसीईआरटी का कोर्स और उतना ही न्यूनतम फीस में, और एक गारंटी कि इस एनसीईआरटी में 6ठे से लेके 12वां तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट, साइंस 6ठा से 10वां तक पढ़ाएंगे। वो आईएएस गुरु तोमर सर यानी रजनीश सिंह तोमर ही पढ़ाएंगे। ऑथेंटिक बुक्स जो होगा उसमें भी सीसेट वाला मैथ रीजनिंग छोड़कर बाकी सब कुछ रजनीश सिंह तोमर ही आपको पढ़ाएंगे, गुणवत्ता के साथ पढ़ाएंगे, कलेजा ठोक कर पढ़ाएंगे और आपको इतना मजबूत करेंगे कि 1 साल के बाद आप कह दीजिएगा भाई जब परीक्षा देने हम अकेले जा सकते हैं तो पढ़ाने वाला एक आदमी क्यों नहीं हो सकता है। क्या परीक्षा देने समय हम 5 गो दोस्त मिलके जाके पूछते हैं भाई मेरा हिस्ट्री मजबूत है, तुम्हारा ज्योग्राफी? अगर आप अकेले 10 विषय ग्रेस्प कर सकते हैं तो हम तो आपसे उम्र के बड़े ही हैं ना, तो हम 10 विषय नहीं पढ़ा सकते हैं आपको। तो इसीलिए भरोसा करिएगा और इंतजार करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आईएएस गुरु तोमर सर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम दीजिएगा। थैंक यू।